अब आइए जरा सियासत की बात कर लेते हैं, यानी कि बिहार इलेक्शन की बात, जहां पर एनडीए को प्रचंड जीत मिली और सामने था महागठबंधन, जिसे बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिहार के इन चुनावी नतीजों से राजनीति के जानकारों को कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एनडीए की मेहनत को भी ग्रास रूट पर काम करते हुए देखा, महागठबंधन को भी देखा। और ये जीत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को जीत की बधाई भी दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मंच से बिहार के बहाने पश्चिम बंगाल को भी मैसेज पहुंचा दिया कि जंगल राज यहां खत्म हुआ तो अब अगली बारी बंगाल की है। इससे क्या संदेश गया कि एक चुनाव में हम भले ही जीत गए हों, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि फोकस में आज बंगाल नहीं है हमारे, आज हम एनडीए की जीत का एनालिसिस बिहार चुनाव में करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी लगातार जीत का परचम लहरा रही है, और वो भी इतने प्रचंड तरीके से। उन फैक्टर्स को, उन रीजंस को आज हम करेंगे डिकोड, जो कि बीजेपी की जीत में एक्स फैक्टर साबित हुए हैं। जिसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है एक चेहरा, फेस। यानी जीत में सबसे बड़ा फैक्टर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेस वैल्यू का। चुनाव से जुड़े हुए ज्यादातर फैसले केंद्रीय नेतृत्व लेता है, और यह बीजेपी का पुराना पैटर्न भी रहा है। यानी जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, उनके कैंपेन्स को, उनकी मौजूदगी को बढ़ाया जाता है। अब वो पोस्टर्स के जरिए हो, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए हो, या बिलबोर्ड के जरिए हो, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा छाता हुआ नजर आएगा। अब मोदी जैसा देश वैसा भेष वाली रणनीति पर काम करते हैं। यानी जब वो पहुंचते हैं तो वहां की लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वजह वहां के लोगों के साथ एक डायरेक्ट कनेक्ट को एस्टैब्लिश कर सके। आप बिहार चुनाव में ये झलकी पहले भी देख चुके हैं। आपको याद होगा, गमछा पहने हुए कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। फिर भोजपुरी भाषा का उन्होंने कई जगहों पर इस्तेमाल किया। बिहार में मोदी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 80% रहा है। अब उसके पीछे ये सारे के सारे फैक्टर्स काम करते आए। यानी जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, वहां पर एक तो मतदान का प्रतिशत बढ़ा, और बीजेपी की जीत का प्रतिशत भी उन तमाम जगहों पर बढ़ता हुआ नजर आया। आइए कुछ नंबर्स आपके सामने रखती हूं, क्योंकि ये डेटा इस बात की तस्दीक करेगा कि आखिर क्या वजह है कि हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का रैली स्थल, उन राज्यों में जीत का स्ट्राइक रेट शानदार क्यों है। आइए स्टेट्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट, यानी बिहार विधानसभा चुनावों की बात, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 16 रैली की गई, और इन 16 रैलियों के जरिए उन्होंने 122 सीटों को सीधे सीधे साधा है। 122 सीटों में से 97 सीट्स ऐसी हैं जो इनकी तरफ से जीती गई हैं। यानी सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से जो स्ट्राइक रेट जीत का रहा है वो है 80% का। फिर उससे पहले हुआ चुनाव, यानी कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव, जहां पर मोदी की तरफ से 3 रैलियां की गई। इन 3 रैलियों के जरिए दिल्ली की 18 सीटों को कवर किया गया, और इन 18 सीटों में से बीजेपी ने अपने नाम कर ली 14 सीटें। यानी स्ट्राइक रेट यहां पर रहा 78% का। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, जहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से 3 रैलियां की गईं, और इन 3 रैलियों के जरिए 22 सीटों को साधने की कोशिश की गई। इन 22 में से जो सीटें बीजेपी ने जीती उनकी संख्या है 11, और स्ट्राइक रेट सीधे सीधे 50%। हरियाणा विधानसभा चुनाव तो आपको याद होगा, यहां प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 4 रैलियां की गईं, और इन 4 रैलियों के जरिए 20 सीटों को कवर किया गया। इन 20 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की, और स्ट्राइक रेट जीत का रहा 55% का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जहां पर 12 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और 102 सीटें कवर की। 102 सीटों में से 72 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की, और यहां पर स्ट्राइक रेट रहा 70% का। आइए 2024 के लोकसभा चुनावों को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि उन चुनावों में भी बीजेपी ने कई लीडर्स को आगे किया था। यानी बहुत सारे स्टार कैंपेनर्स बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनावों में थे।
यानी केंद्र में चेहरा तो मोदी का था, लेकिन कई लीडर्स चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे थे और इसके बाद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में कई बदलाव किए और मोदी के साथ साथ कई लोकल लीडर्स को भी आगे किया गया। वो अलग बात है कि इनमें से कुछ चेहरे और अपने अपने राज्यों में सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी लिमिटलेस रही है। वो विरोधियों को लगातार कई चेहरों से कंफ्यूज करती रही ताकि विरोधी दल कोई रणनीति ही ना तैयार कर सके। अब आपको जरा अलग अलग स्टेट्स के कुछ ऐसे ही चेहरों के बारे में बताते हैं जिन्हें उतारा गया चुनावों के दौरान, और चुनावों के दौरान इन्होंने जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किया, जिसमें सबसे पहले बिहार की, क्योंकि बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों को आगे किया गया क्योंकि दोनों ही डेप्यूटी सीएम के पोस्ट पर थे। एक तरफ जहां पर जो पिछड़ा वर्ग को साधता था तो दूसरा सवर्ण समाज को साधता था। फिर हरियाणा में नायब सिंह सैनी और अनिल विज को सामने लेकर आया गया। महाराष्ट्र में चेहरा रहे देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े, तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता एक साथ नजर आए। अब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना या फिर ये उनका एनालिसिस है कि ज्यादातर फैसले दिल्ली से लिए गए थे, यानी कि ज्यादातर फैसलों के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी रहते थे और इन फैसलों के एग्जीक्यूशन का काम करते थे उनकी पार्टी में चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह। अब लोकल लीडर्स को आगे करने के बावजूद बीजेपी में ज्यादातर फैसले सेंट्रलाइज होते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे टॉप लीडरशिप शामिल रहती है और राज्यों की लीडरशिप को भी कई बार इनकी भनक तक नहीं लगती कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के मन में चल क्या रहा है। यही वजह है कि ज्यादातर खींचतान कम होती है। अब दूसरे फैक्टर्स की भी बात करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? चेहरे के बाद, फेस वैल्यू के बाद माइक्रो मैनेजमेंट, यानी कि हर 30 वोटर पर एक इंचार्ज, उसे बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। बिहार चुनाव से करीब 2.5 महीने पहले गृहमंत्री अमित शाह कुछ दिन के लिए बिहार दौरे पर गए थे, आपको याद होगा। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की थी, ये संगठन को मजबूती देने के इरादे से। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में, यानी जो रूरल एरियाज हैं, गांव-गांव तक वो पहुंचे। एक कार्यकर्ता को 20 वोट दिलवाने का टारगेट रखा गया। इसको कहते हैं काम को बांटना। ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं बल्कि बहुमत से सरकार बनाने का है। 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस करती है। इलेक्टोरल रोल के हर एक पन्ने में करीब 10 से 12 परिवार होते हैं और 10 से 12 परिवारों में ऑन एन एवरेज 30 से 40 वोटर होते हैं। चुनाव मैनेजमेंट के लिए बिहार हर पन्ने का एक इंचार्ज बनाती है। पन्ना प्रमुखों की मैं बात कर रही हूं। ये अपने सभी वोटर्स से पन्ना प्रमुख मुलाकात करते हैं, उन्हें पार्टी की पॉलिसीज क्या हैं, पार्टी की स्कीम क्या है, यानी काम उन लोगों के लिए क्या किया गया है और तैयारी क्या है, ये बताया जाता है ताकि उनका वोट सुनिश्चित किया जा सके। हर विधानसभा क्षेत्र में एक वॉर रूम होता है जो हर दिन की रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस सेंट्रल वॉर रूम में भेजता है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ। तीसरा फैक्टर है जिसका कोई तोड़ नहीं और वो फैक्टर है कड़ी मेहनत। दूसरे राज्यों के सीएम, कैबिनेट मंत्री, सांसदों की मेहनत शुरू हो जाती है और काफी पहले। बीजेपी कुछ विधानसभा सीटों का एक क्लस्टर तैयार करती है जिसकी जिम्मेदारी एक टीम को दे दी जाती है। इस टीम में संगठन मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के विधायकों को शामिल किया जाता है जो कि बूथ लेवल पर लोगों से मुलाकात करते हैं। यह टीम सीधे पार्टी हाईकमान को अपना फीडबैक देती है कि जमीन पर माहौल क्या है। फिर दिल्ली और महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा आपको याद होगा किस तरीके से सुनने को मिला, और ये साधने की जिम्मेदारी, हिंदुत्व वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी मिली बीजेपी के एक और स्टार कैंपेनर, वेरी मच इन डिमांड, योगी आदित्यनाथ को। आप याद करिए उनका नारा, बटेंगे तो कटेंगे, कितना पॉपुलर रहा था। अब बिहार में यादव वोट को साधने की जिम्मेदारी दी गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। वो कई दिन तक बिहार में डटे रहे और इलेक्शन कैंपेनिंग करते रहे।
फिर एक चौथा फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, अलग चेहरों पर दाव, यानी बाहरी नेताओं और सेलिब्रिटीज से कोई परहेज नहीं किया गया। बीजेपी हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर सख्त थी और उम्मीदवार उसे ही बनाया जाता था जिसका विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता था। फैसले को सभी कार्यकर्ताओं को मानना पड़ता है। जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर से सिर्फ 25 साल की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया। अब उनकी उम्र और बाहरी होने पर कई सवाल उठे। बीजेपी की पूरी कोशिश जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारने की होती है। सांसदों को उतारने के साथ पार्टी इस बात का भी ख्याल रखती है कि लोकसभा में उनके नंबर पर कोई प्रभाव न पड़े। फिर वेलफेयर स्कीम्स, उनका जबरदस्त असर नजर आया ग्राउंड पर, खासतौर पर जो आधी आबादी यानी महिला वोटर्स और जो गरीब वोटर्स हैं, उनको बीजेपी ने अपने सेंटर में रखा, ध्यान में रखा। और बीजेपी के वोटर्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी स्कीम के लाभार्थियों का भी है। मसलन वो कौन कौन सी योजनाएं रही जिनके लाभार्थी थे, जिन तक पहुंचने की सरकार ने पूरी कोशिश की। पहली योजना उज्ज्वला योजना केंद्र की योजना है और लगातार इसको आगे एक्सपेंशन दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम किसान योजना, ऐसी योजनाएं जो सीधे सीधे ग्रामीण के दूर दराज इलाकों तक लोगों को पार्टी के साथ जोड़ती हैं और उनको फायदा पहुंचाती हैं। साल 2014 में केंद्र के सत्ता में आने के लिए गैस सिलेंडर, टॉयलेट, घर, बिजली, बैंक अकाउंट जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए योजनाएं लाई गई। फिर किसानों को सम्मान निधि दी गई। आप कोविड-19 महामारी का एक दौर याद कर लीजिए। उस दौरान 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन मिलना शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने 2024 में उसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। फिर महिला वोटर्स को साधने के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई। फिर यही मॉडल महाराष्ट्र में उतारा गया, बिहार में भी इसे अपनाया गया। दरअसल बीजेपी पार्टी चुनावी गलतियों से फौरन सबक लेती है, यानी अगर कोई स्ट्रैटेजी उनके मुताबिक जमीन पर काम नहीं कर रही है तो वो उस पर दांव आजमाने की बजाय गलती को सुधारकर नई स्ट्रैटेजी पर काम करने में लग जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी बताती हूं बिहार चुनावों के ही लिहाज से। दरअसल बिहार में बीजेपी नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी उठी तो अमित शाह इसे सुलझाने के लिए चले गए। वहीं हरियाणा में जब कुमारी सैलजा टिकट बंटवारे से नाराज हुई तो करीब 2 हफ्ते कैंपेन करती दिखी नहीं। अब यही डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस के बीच का। इसके अलावा बिहार इलेक्शन के ही लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया, जो मूल रूप से कर्नाटक के। दूसरी तरफ बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी बनाकर भेजा, जो कि बिहार से सांसद रहे हैं, सीनियर लीडर भी हैं। अब आप ये समझिए कि आखिर बीजेपी कितने मोर्चों पर काम करती है ताकि जीत का परचम लहरा सके। भले ही बीजेपी की कितनी ही आलोचना क्यों ना हो, कितना ही क्रिटिसाइज विपक्ष उसे करे, लेकिन एक बात में वो बीजेपी का काउंटर नहीं कर सकता कि बीजेपी जितनी मेहनत करती हुई नजर आती है, विपक्ष उसमें पिछड़ जाता है। यही बीजेपी की यूएसपी है जो उसे चुनावों में इतनी बड़ी जीत दिलाती है।